हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों के लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड ही एक न्यूमेरिकल करवाया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताई थी और मैंने उस लेक्चर में कहा भी था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी कि आज का जो मेरा लेक्चर है, उसमें मैं आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड होगा वो। ओके, और आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटीज की वैल्यू बताऊंगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से एक क्वेश्चन लिख के रख लिया है। आप लोग 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ जिन लोगों ने भी मेरा पिछला न्यूमेरिकल नहीं देखा है, पिछला लेक्चर का, और डायरेक्टली अगर आप लोग मेरा ये देख रहे हैं, ये वाला वीडियो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑन हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्सेस ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, तो आप लोगों को बिल्कुल विश्वास करिए कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे, आप लोगों को इस लेक्चर का न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं हर लेक्चर में आप लोगों से ये बात कहता हूं कि आप लोग सारे मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसको देखिए। मैं बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाता फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स का बनाता हूं। मुझे पता है कितना पढ़ाना है, कितना समझाना है, कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा या मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप वो सब वीडियोस देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो में आइए, वरना ये न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द इंक्लाइंड रेक्टेंगुलर प्लेट 4 मीटर वाइड एंड 1 मीटर लॉन्ग, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, द टिप ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट इज 2 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कि वाटर के फ्री सरफेस से, ध्यान रखिए आपको फ्लूइड पहले से ही दे दिया है वाटर के फ्री सरफेस से, आपके वाटर के फ्री सरफेस से 2 मीटर की गहराई में 45 डिग्री से इंक्लाइंड है और उसका आपको उसका विड्थ 4 मीटर और लेंथ भी आपको दे दिया गया है। आपसे वो यहां पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की मांग कर रहा है। ये क्वेश्चन लगभग ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी मेंस में पूछा गया था, लगभग 15 नंबर का। थोड़ा सा इससे ट्विस्ट था, लेकिन क्वेश्चन लगभग यही था, उसमें डाटाज भी लगभग बराबर थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे समझ में ना आए, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे डायग्राम बना रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपसे अच्छे से बने, तो पहले आप उसका क्या करिए, डायग्राम ड्रॉ कर लिया करिए, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड और यहां पे फ्लूइड कौन सा है फ्रेंड्स, वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फ्लूइड है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हर चीज की अपनी एक वैल्यू है फ्रेंड्स। ओके, अब यहां पे आप लोगों को क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि यहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है। ओके, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं फ्रेंड्स। रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी जो विड्थ दी गई है वो दी गई है 4 मीटर और जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 1 मीटर। ओके, आई नो ये 1 मीटर 4 मीटर से बड़ा दिख रहा है, बट जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके ही सुलझाऊंगा, तभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। अभी मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, मैं इसको क्लियरली जब सॉल्व करूंगा तो बहुत अच्छे से यहां पे आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ये जो मेरा रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये मेरा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड से। ओके, और जो ये टिप है मेरा, ये जो मेरा टिप है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में पानी से 2 मीटर की गहराई पे है। मुझे इस प्लेट पे लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बतानी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है और वो डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा, तो फिर इसको हम लोग बहुत अच्छे से यहां पे डायग्राम बना के देखते हैं। इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं फ्रेंड्स।
ओके, ये आपका सवाल है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैं ये जो आपका जो रेक्टेंगुलर फिगर है ये कुछ इस टाइप से है, ये रहा फ्रेंड। थोड़ा सा बड़ा बनाना जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मेरा फ्लूइड का सरफेस है 45 डिग्री, ओके फ्रेंड्स, 4 मीटर, और ये आपका कितना हो गया फ्रेंड्स 1 मीटर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, 4 मीटर इसकी विड्थ दी गई है और लेंथ इसकी दी गई है 1 मीटर। ठीक है, यानी कि हाइट की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहां पे देखिए जो भी डाटा हमें दिया गया हम उस सबको यहां लिख लेते हैं। हमारे पास जो बी की वैल्यू है रेक्टेंगल के लिए वो है 4 मीटर और जो एच की वैल्यू है वो है 1 मीटर। ओके, जो इंक्लिनेशन एंगल है अल्फा, यहां पे अल्फा आपको क्योंकि इंक्लाइन दिया गया है इसलिए उसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। यहां पे ना वर्टिकल बोला गया है ना यहां पे हॉरिजॉन्टल बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आपके पास आपको क्या निकालना है, हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स। जो फ्लूइड दिया गया है फ्रेंड्स आप लोगों का, वाटर दिया गया है, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जो जी की वैल्यू है वो हो जाएगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी जेड बार इंटू एरिया। ओके फ्रेंड्स, नाउ रो की वैल्यू मैंने लिख दी है, जी की वैल्यू मैंने लिख दी है। आपके पास जो एरिया की वैल्यू होगी फ्रेंड्स, एरिया की वैल्यू वो भी कितनी होगी, बेस इंटू हाइट, यानी कि 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। ओके, सारा का सारा खेल आके अटकेगा जेड बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और अटकेगा भी नहीं, मेरे समझाने के बाद वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि जेड बार की जो वैल्यू होती है वो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर फ्री सरफेस तक की दूरी। ओके फ्रेंड्स, और वो जो दूरी होती है वो आप लोगों की वर्टिकल डिस्टेंस होती है। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल ऐसा ना हो कि ये जो प्लेट है हमारा, मैं 3 डायमेंशन में उसको शो नहीं कर सकता। ये जो 4 मीटर का साइड है, ये 4 मीटर का साइड जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब उस तरफ है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे बनाता तो ये सिंगल लाइन की तरह दिखता आपको, लेकिन ये तो प्लेट है इसलिए मैंने प्लेट की तरह इसको शो किया है। ये 4 मीटर जो है आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में, प्लेट जो ये आपका बोर्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे यहां पे z बार की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तभी मैं फोर्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा। अब आप लोग यहां ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी रेक्टेंगल होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है h/2। ठीक है, बिल्कुल अभी इसके लिए परेशान मत होइए कि सर आपने लिख दिया हमें पता नहीं है, मैं सबके लिए लिखवाऊंगा आपको एक टेबल में, उसके लिए बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो h/2 होती है, मतलब यहां पे जो हाइट दिया गया है उसका डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करेगा वो कुछ ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता हूं तो क्लियर नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पे लाई करेगा तो ये लगभग हो जाएगा 0.5 मीटर। ये आपका आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मुझे फ्री सरफेस तक की दूरी चाहिए, और वो भी कैसी चाहिए फ्रेंड्स, मुझे ये दूरी चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, मुझे ये दूरी कैसी चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब मुझे ये दूरी चाहिए, ये पूरी दूरी होगी z बार। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ये वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये वैल्यू निकलती है बेसिक ज्योमेट्री से, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट ये था कि यहां से हमको सीधा वैल्यू लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ये रहा मेरा ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, ये लेंथ आपको 2 मीटर दे दी गई है।
अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये 0.5 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं कि ये एंगल भी मेरा 45 डिग्री होगा। आप चाहे तो इसकी कुछ नेमिंग भी दे सकते हैं, ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, ओके। ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। कैसे? बाय दी कॉन्सेप्ट ऑफ समीशन ऑफ दी एंगल्स ऑफ दी ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री के बराबर। ये वाला एंगल जो है फ्रेंड्स, ये वाला एंगल वो एंगल ए के बराबर है। एंगल ए है आपका 45 डिग्री, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मानूं तो ये एक मेरा टेंजेंट है, ये जो है इसको ट्रांजिएंट लाइन है जो इसको एक सिंगल में काट रहा है। देखिए ये वाली जो लाइन है एसी और ये फ्री सरफेस, ठीक है, ये दो पैरेलल सरफेस है और उसको एक क्या हो रही है, लाइन मेरी काट रही है। तो अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल जो होता है, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर वो मेरा बराबर होगा तो ये जितना एंगल होगा 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब मुझे एक्चुअली में जो हाइट चाहिए वो सीवी चाहिए। अगर मेरा सीवी निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको जब मैं 2 मीटर के साथ ऐड कर दूंगा तो मेरा जेड बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां मत ले लीजिएगा। एक्चुअली ये जो प्लेट है, मैं बार बार समझा रहा हूं, ये प्लेट मैंने इसको इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को विजुअलाइज होने में आसानी हो। एक्चुअली में ये प्लेट जो है, ये प्लेट कैसा है, ये जो आपका साइड है ये वाला, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अपोजिटली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो डिस्टेंस लेंगे इसी पॉइंट से लेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक्स आप लोग रखिए, अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखिए, बाकी न्यूमेरिकल्स बनने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे एक्चुअली सीबी की हाइट चाहिए, सीबी की हाइट चाहिए। तो सीबी की हाइट के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सीबी निकाल लूंगा तो जेड बार के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ प्लस सीबी। ओके, नाउ अब मैं ये सीबी कैसे कैलकुलेट करूं फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ए मतलब साइन 45 डिग्री को ले रहा हूं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं साइन ए। साइन ए क्या वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूं, जो 90 डिग्री, देखिए फ्रेंड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। तो जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो गया, ए बी। ओके, यानी कि आपका हाइपोटेनियस हो गया ए बी। और इस एंगल के लिए याद रखिएगा, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उससे अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर साइड होगा वो सीबी ही होगा, और अगर मैं इस एंगल की बात करता तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड एसी होता, पर उसकी जरूरत नहीं है। हमें एसी कैलकुलेट नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें सीबी कैलकुलेट करना है। इसलिए मैं यहां पे कौन सा एंगल लिया, साइन ए, यानी कि एंगल ए को मैंने कंसीडर किया। तो ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे अगर साइन ए की वैल्यू मुझे पता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा सीबी अपॉन हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है फ्रेंड्स, 0.5 मीटर, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू h/2 से कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करूं तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अगर मैं आप लोगों से यहां पे देखूं तो देखिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू सीबी अपॉन 0.5। तो जो सीबी की लेंथ हो जाएगी फ्रेंड्स वो कितनी निकल के आएगी, सीबी की जो लेंथ होगी वो आएगी 0.5 इंटू साइन 45 डिग्री।
ओके, तो ये जो सीबी की लेंथ मेरी निकल के आ गई। आप लोग चाहे तो इसको कैल्सी से कैलकुलेट कर लीजिए, आप भी कैल्सी यूज करिए, मैं भी यूज करके इसकी वैल्यू बता देता हूं और चेक कर लेंगे कि हमारा सेम वैल्यू आ रहा है या नहीं। 0.5 साइन 45 डिग्री, ये आ रहा है आप लोगों का 0.353 मीटर। मतलब ये जो लेंथ हो गई है मेरी, ये कितनी आ रही है? 0.353 मीटर। और अगर ये लेंथ 0.353 मीटर है तो जेड बार के लिए मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स, जेड बार इज इक्वल टू 2 प्लस सीबी। मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि जो जेड बार की वैल्यू होगी 2 मीटर प्लस इसके बराबर होगी, तो जेड बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जेड बार की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? 2.353 मीटर। अगर आपकी जेड बार की वैल्यू आ गई है तो आप लोग डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं? फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, वो होगा रो जी जेड बार 2.353 इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट या लेंथ। तो ये हो गया 4 इंटू 1। इसको चलिए मैं 1 लिख देता हूं पूरा आप लोग के लिए। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, ये देखिए कितना आएगी, 1000 इंटू 9.81 इंटू 2.353 इंटू 4। ये वैल्यू आपकी आ रही है फ्रेंड्स 92331.72 न्यूटन। ये है आपकी फोर्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा था, ये है मेरा आंसर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, फिर भी मैं यहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर भी आप लोगों के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं। आई होप आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अभी मैं क्या कर रहा हूं, मिटा के अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की भी वैल्यू निकाल दे रहा हूं। ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा था, बट कैलकुलेट करने में कुछ नहीं जा रहा है। चलिए कैलकुलेट उसको भी कर लेते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड बार प्लस आई साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एरिया इंटू जेड बार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जेड बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 2.353 मीटर। ओके, नाउ आई की वैल्यू क्या होती है? bh³ बाय 12। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में लिखवाया था कि जो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो bh³ बाय 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1³ बाय 12। बहुत ध्यान रखेंगे कि हाइट का क्यूब होगा, और हाइट आपके क्वेश्चन में 1 मीटर दिया गया है। आप लोग इसमें 1 इंटू 4³ बाय 12 ना कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नहीं करेंगे, ये होगा आपका bh³ बाय 12 की वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स? ये आ रही है 1/3 मीटर टू द पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड्स, वो होता है मीटर टू द पावर 4। नाउ आई की वैल्यू आ गई, अल्फा है आपका 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। देखिए साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये होगा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2। साइन स्क्वायर अल्फा की भी वैल्यू आ गई। एरिया जो था आपका वो था 4 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, और जेड बार की वैल्यू तो इतनी हमने कैलकुलेट करी है। तो यहां से जब आप हर चीज को इसमें पुट करेंगे तो देखिए ZP की जो वैल्यू आएगी, आप लोग पुट करके देख लीजिए, ZP की वैल्यू जो आएगी वो होगी 2.353 प्लस आई का वैल्यू आ रहा था 1/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.353। इसको फ्रेंड्स प्लीज कैलकुलेट करिए। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ कैलकुलेट करता हूं। ये होगा 2.353 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 2.353। तो ये जो वैल्यू आपकी ZP निकल के आएगी फ्रेंड्स। चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/6 इंटू 4 इंटू 353।
2.371 मीटर। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो 2.371 मीटर के लगभग आ रही है। और 2.371 देखिए क्या ये Z बार से ज्यादा है, ये Z बार से ज्यादा है, मतलब आपका आंसर सही है। मैंने क्या किया, क्या मैंने यहां पे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सॉल्व किया? बिल्कुल नहीं, मैंने बस अपना बेसिक्स रखा। और जो इंक्लाइंड सरफेस का जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, आप उसमें ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है रेदर देन फ्लूइड का कोई मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट। यहां पे आपको कोई फ्लूइड का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पे आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट था। इंक्लाइंड सरफेस के लिए मैं चाहता तो आप लोगों को नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया और आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया भी होगा। तो अगर इंक्लाइंड सरफेस से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांस ये है कि रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये रहा आपका न्यूमेरिकल, आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूं क्या है वो सब, उस चीज को आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबकी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जिसका पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर वो चीज आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जो सबसे पहला है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके फ्रेंड्स, ये था आप लोगों का रेक्टेंगल। तो चलिए रेक्टेंगल का कैसा होता है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल में आपका होता है, ये आपका रेक्टेंगल होता है, ये आपका होता है बेस और ये आपका होता है हाइट। ओके फ्रेंड्स, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो होती है h/2, ठीक है। तो h/2 अगर ये फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड होगा तो आप क्या करेंगे, जितनी भी गहराई से सबमर्ज्ड होगा प्लस h/2 कर लेंगे और सेंटर ऑफ प्रेशर से क्या करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूला से सेंटर ऑफ प्रेशर के पॉइंट की भी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए अलग से आपको फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल। दूसरा जो है फ्रेंड्स मेरे लिए सर्कल, ठीक है, मैंने इसके लिए भी आप लोगों को बताया है फ्रेंड्स सर्कल। तो सर्कल के लिए कैसा होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका सर्कल, इसका डायमीटर होता है d, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है d/2। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली पता होगा। तीसरा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए फ्रेंड्स, ट्राइंगल के केस में थोड़ा सा हम लोग को एक चीज समझने का है। ट्राइंगल या तो देखिए पहला केस 1, या तो ट्राइंगल मेरा इस फॉर्म में होगा, या तो केस 2, या तो ट्राइंगल मेरा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म के लिए अगर ये मेरा है बेस और ये अगर मेरा हाइट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके लिए जो होती है फ्रेंड्स वो होती है 2h/3, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ट्राइंगल मेरा वर्टिकली इस तरह से सबमर्ज्ड होगा तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कितना होगी फ्रेंड्स, 2h/3। और अगर इस टाइप से होगा, ये भी मेरा है बेस और ये मेरा है कितना, हाइट, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी h/3। ओके फ्रेंड्स, ट्राइंगल के लिए हम इस टाइप से करेंगे। ओके, चौथा अगर मैं फोर्थ लेके चलूं, चौथा अगर मैं लेके चलूं तो वो होता है मेरा ट्रेपीजियम। ओके फ्रेंड्स, चौथा अगर मैं लेके चलूं तो वो होता है ट्रेपीजियम, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेपीजियम। सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो गई होगी तो मैं डायग्राम बना देता हूं उस चीज के लिए फ्रेंड्स, आई एम सॉरी अगर मेरा स्पेलिंग गलत हो गया होगा तो, ठीक है। देखिए दो पैरेलल साइड्स होते हैं A और ये होता है B और इसका जो हाइट होता है फ्रेंड्स ये होता है H, ठीक है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है तो उसकी वैल्यू होती है A+2B/A+B इंटू h/3। यस, यही होती है। ओके, ये होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए, ट्रेपीजियम के लिए। ओके फ्रेंड्स,
ये ट्रेपीजियम का आप लोगों को याद कर लीजिए। और मैं किसका दे सकता हूं, हाँ एक और चीज आप लोग सीख सकते हैं फ्रेंड्स, वो होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कई बार आप लोगों को क्या होता है, सेमी सर्कल का भी दे देता है, ठीक है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, जो सेमी सर्कल होता है फ्रेंड्स, सेमी सर्कल, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो ये अगर आपका डायामीटर है तो वो होता है 2d/3π। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है तो फ्री सरफेस से आप उसकी दूरी भी निकाल लीजिएगा और सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूला में पुट करके आप उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आप हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। मैंने आप लोगों को बेसिक इंक्लाइन सरफेस के लिए भी कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आप लोगों को वर्टिकल के लिए भी बता दिया और मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल केस के लिए भी समझा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में हम सीखेंगे बॉयंसी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज जेनिक जेई को सब्सक्राइब करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एंड सिविल के बच्चे इससे जुड़े, मुझे सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आप लोगों को मेरी किसी पढ़ाई के तकनीक से कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो, और मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए खड़ा हूं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसी से आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी फोर्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।